हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए प्रीमिक्स सीरीज, जहां पर रोज हम किसी न किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे इंडियन हिस्ट्री के कुछ 5 क्वेश्चंस को। एंड यस, आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सभी इन क्वेश्चंस के आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखेंगे एंड एंड में मुझे अपना स्कोर बताएंगे। आउट ऑफ 5 आपका क्या स्कोर रहा, और इसी के साथ में आपकी इंडियन हिस्ट्री की प्रिपरेशन कैसी चल रही है उसके बारे में भी बताइएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करें उससे पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए हमारा प्रीलिम्स क्रैश कोर्स बैच 4 जो लाइव बैच है, लास्ट लाइव बैच है, वो स्टार्ट होने जा रहा है। एडमिशंस ऑलरेडी ओपन है, आप चाहें से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आप देखेंगे कि यहां पर आपको 26% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आज जाकर के इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको फर्दर डिटेल्स चाहिए तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं मॉर्निंग 9 से लेकर के इवनिंग 6 तक 1800-890-3043 इस पर्टिकुलर नंबर पर। स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पर है। इट इज पर्टेनिंग टू द वेवेल प्लान ऑफ जून 1945। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए और हमें बताना है दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वे करेक्ट हैं। लेट्स रीड। पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि इसमें कहा गया था कि गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें सभी इंडियन मेंबर्स होंगे एक्सेप्ट फॉर द गवर्नर जनरल एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। सेकंड में लिखा है गवर्नर जनरल अपने वीटो पावर को इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज कर सकते थे विदाउट द एडवाइस ऑफ द इंडियन मिनिस्टर्स। थर्ड में लिखा है कि इसमें कहा गया था कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स इनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। सो आप देखेंगे कि वेवेल जो हैं ये दरअसल हमारे वाइसरॉय रहे 1943 से 21 फेब 1947 तक, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय लिनलिथगो के बाद में वेवेल वॉज दी वाइसरॉय। नाउ जून 1945 आते आते आप देखेंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड कम टू एन एंड एटलीस्ट इन यूरोप, है ना। एशिया में अभी भी चल रहा था। जापान सरेंडर्ड ओनली ऑन 15 अगस्त 1945 एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बट हाँ, यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठा कि सेंटर के लिए इलेक्शंस जो हैं वे बहुत लंबे समय से नहीं हुए। आप देखेंगे कि सेंटर में जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इंडिया में उसके लिए लास्ट इलेक्शंस जो हैं दे वर कंडक्टेड इन नवंबर 1934 और उसके बाद से कोई भी इलेक्शंस नहीं हुए थे। तो कहा गया कि इलेक्शंस अभी पेंडिंग है, इलेक्शंस तो करवाने ही हैं। मीनवाइल हम एक इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म कर लेते हैं और उसी के रिस्पेक्ट में वेवेल जो वाइसरॉय हैं उनके द्वारा एक प्लान प्रपोज किया गया जो कि शिमला कॉन्फ्रेंस जून 1945 में डिस्कस किया गया। ऑल्दो दिस प्लान वाज अ फेलियर, ये इंपॉर्टेंट है एंड हमें कवर करना है। सो हम यहाँ पे देखते हैं वेवेल प्लान डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम वेवेल द वाइसरॉय हु वाज वाइसरॉय ऑफ इंडिया बिटवीन अक्टूबर 1943 टू फेब 1947। जून 1945 में यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड कम टू एन एंड एंड आप यहाँ पे देखेंगे कि अब क्वेश्चन उठा कि सेंटर के लिए इलेक्शंस जो हैं इंडिया में वे लास्ट टाइम नवंबर 1934 में हुए थे, उसके बाद से इलेक्शंस नहीं हुए हैं। इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म कर लिया जाए जब तक कि नए इलेक्शंस कंडक्ट नहीं होते हैं। नाउ इंटरिम एग्जीक्यूटिव काउंसिल को किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट किया जाना है उसके रिस्पेक्ट में वेवेल प्लान आया। तो आपको ध्यान रखना है वेवेल प्लान वॉज नॉट पर्टेनिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। It was with respect to formation of interim government at the center, formation of the interim executive council at the center. वेवेल प्लान में वेवेल के द्वारा कहा गया कि इंडियंस की जो डिमांड है लंबे समय से सेल्फ गवर्नेंस की, उसको रिस्पेक्ट करते हुए हम अब जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे उसमें गवर्नर जनरल एंड कमांडर इन चीफ के अलावा जितने भी पोजीशंस हैं वे इंडियन मेंबर्स के लिए रख देंगे। फिर कहा कि ये जो इंडियन मेंबर्स हैं इनमें इक्वल कास्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स होंगे। सभी इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर या तो एक सिंगल लिस्ट हमें सबमिट कर सकती हैं, एक जॉइंट लिस्ट, और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने अपने जो नॉमिनीज हैं उनकी नेम लिस्ट हमारे साथ शेयर कर सकती है और फाइनल लिस्ट जो है वो हम डिसाइड कर लेंगे। इसके अलावा यहां पर क्या कहा गया था, यहां पर कहा गया था कि अब से गवर्नर जनरल जो हैं, वाइसरॉय जो हैं, वे अपने वीटो पावर्स को यूज करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर्स। तो ये पहली बार ऐसा हुआ था कि वाइसरॉय जो हैं उनके वीटो पावर को कर्टेल किया गया था। इस बात को आपको यहां पर ध्यान रखना है।
तो इसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं द फर्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी मच करेक्ट, द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट द सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। और इससे हमारा आंसर हुआ 1 and 3, दैट इज बी। सो बताइएगा आप में से कितने लोगों का ये क्वेश्चन जो है ये सही हुआ है। बाकी आप डिटेल्स में वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, या स्लीपी क्लासेस IAS के टेलीग्राम चैनल से आप इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो 1-2 दिन में अपलोड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्टेनिंग टू द ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940 और द लिनलिथगो ऑफर ऑफ 1940, जो वाइसरॉय लिनलिथगो के द्वारा सामने रखा गया था। हमें बताना है लिनलिथगो ऑफर या ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940 के रिगार्ड में दिए गए स्टेटमेंट में से कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स हैं वे करेक्ट हैं। प्लीज क्वेश्चन की डायरेक्शंस को है ना सही से पढ़िएगा, अदरवाइज आते हुए भी आप क्वेश्चन को इनकरेक्ट मार्क कर देंगे। तो पहले में लिखा है कि ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940 में यह कहा गया था कि पोस्ट दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दी जाएगी इंडिया को। सेकेंड में लिखा है कि इस ऑफर में यह प्रपोज किया गया था कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हम और इंडियंस को इंक्लूड करेंगे। तीसरे में लिखा है कि यहां पर यह कहा गया था कि जब तक जो भी फ्यूचर में प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन है वो माइनॉरिटीज को एक्सेप्टेबल नहीं है, तब तक उसे अडॉप्ट नहीं किया जाएगा। आपके सामने ABCD 4 ऑप्शंस हैं, आप इसके आंसर को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नाउ थोड़ा सा देखते हैं, हम यहां पर देखते हैं 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट, राइट। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। अब इसके बाद में आप यहां पे देखेंगे कि जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है उसने कंडीशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर आप अभी सब्सटेंशियल पावर ट्रांसफर कर देंगे, जैसे कि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, इनका कंट्रोल आप इंडियन मिनिस्टर्स के हाथ में दे देते हैं, एंड पोस्ट वॉर आप प्रॉमिस करते हैं कि आप इंडिया को फ्रीडम ग्रांट करेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, एंड पावर ट्रांसफर के लिए आप यहां पर जो मैकेनिज्म उसे सेटअप करेंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप करेंगे जो इंडिपेंडेंट है ना सॉवरेन इंडिया जो है उसके कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करेगी। तो हम आपके साथ में हैं एज फार एज दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज कंसर्न्ड, राइट। लेकिन आप यहां पे देखेंगे कि लिनलिथगो जो उस समय वाइसरॉय थे, उन्होंने यहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ये जो डिमांड्स हैं इनको नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर आप यहां पर देखेंगे अगस्त 1940 आते आते सिचुएशन बदल चुकी थी। जर्मनी बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए न केवल पोलैंड बल्कि आप देखेंगे बेल्जियम, फ्रांस इनको ऑक्यूपाई कर चुका था, और इंग्लैंड पे कभी भी अटैक हो सकता था, जिसे जर्मन भाषा में कहा जाता है ब्लिट्जक्रिग, विच बेसिकली मीन्स दी लाइटनिंग वॉर। और इसके चलते जब ब्रिटिशर्स पे प्रेशर क्रिएट हुआ तो फिर वाइसरॉय जो है उनके द्वारा यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स की डायरेक्शन में एक प्रपोजल दिया गया टू बेसिकली सीक दी सपोर्ट ऑफ द इंडियंस, द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस इन द ब्रिटिश सेकेंड वर्ल्ड वॉर एफर्ट्स। यहां पर क्या कहा गया था? यहां पर कहा गया था कि हम आपको पोस्ट वॉर डोमिनियन स्टेटस देंगे। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कैबिनेट मिशन से पहले हो ही नहीं रही है। रिन म्यूटिनी के बाद से ही कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात होने लगी है। तो यहां पर कहा गया था बेसिकली कि हम पोस्ट वॉर डोमिनियन स्टेटस देंगे इंडिया को, न कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो आपका फर्स्ट गलत है। आप अगर इसको यहां से एलिमिनेट करते हैं, आपका आंसर आ गया है B 2 and 3। फिर भी देखते हैं अगस्त ऑफर में और क्या बात हुई थी कि पोस्ट वॉर हम एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूट करेंगे जो इस डोमिनियन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन करेगी। लेकिन इसमें यह नहीं बताया गया था कि इन मेंबर्स को किस तरीके से चूज किया जाएगा, नॉमिनेटेड होंगे, इलेक्टेड होंगे। बस कहा गया था कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑफ मेनली इंडियंस, नॉट इवन ऑल इंडियंस। और यह भी कहा गया कि कोई भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन तब तक नहीं अडॉप्ट किया जाएगा जब तक कि वो माइनॉरिटीज को एक्सेप्टेबल ना हो। यानी कि बेसिकली आप ये कह सकते हैं मुस्लिम लीग को यहां पर वीटो पावर दे दिया गया था, राइट। और कहा गया था यस कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हम ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को शामिल करने की कोशिश करेंगे। बट क्योंकि वाइसरॉय के पावर्स इंटेक्ट थे एंड द ब्रिटिशर्स वर नॉट रेडी टू गिव द पोर्टफोलियोज लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स इनटू द इंडियन हैंड्स, तो आप देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत नाराज थी। तो डोमिनियन स्टेटस, मुस्लिम लीग को वीटो देना,
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट किया जाना है उसके बारे में कोई ब्लूप्रिंट न देना, ऊपर से वाइसरॉय के इंटेक्ट पावर्स एंड नो सब्सटेंशियल पावर ट्रांसफर इमीडिएटली, है ना। इससे कांग्रेस बहुत नाराज थी एंड इट रिजेक्टेड द ऑगस्ट ऑफर ऑफ 1940। तो हम ये कह सकते हैं यस द सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट एंड बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। यहां पर हमें क्रिप्स मिशन ऑफ मार्च 1942 के पर्टेनिंग 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं और कहा है बताइए दिए गए स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट्स जो हैं हाउ मेनी आर नॉट करेक्ट। अब देखो क्या होता है, हमारी डिफॉल्ट सेटिंग होती है, हम पढ़ लेते हैं कि करेक्ट ही पूछा होगा। तो यहां पर आपको जब भी क्वेश्चन दिखाई दे, आपको क्वेश्चन को देखते से उसकी डायरेक्शंस को, उसके इंस्ट्रक्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है ना। डबल चेक करना है, नॉट करेक्ट पूछा है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, क्या पूछा है, ठीक है। चलिए इसमें लिखा है कि इट प्रपोज्ड ग्रांटिंग फुल इंडिपेंडेंस विद सॉवरेन स्टेटस टू इंडिया आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जैसे मैंने आपसे अभी कहा कैबिनेट मिशन से पहले कंप्लीट इंडिपेंडेंस, फुल इंडिपेंडेंस, सॉवरेन स्टेटस इनकी बात नहीं हो रही है। तो क्रिप्स मिशन जो है ये भी डोमिनियन स्टेटस पर ही अटका हुआ था, है ना, ये भी डोमिनियन स्टेटस पर ही अटका हुआ था। दरअसल कुछ ऐसा हुआ, आप यहां पे देखेंगे कि जब वॉर शुरू हुआ तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कंडीशनल सपोर्ट देने की बात रखी थी, लेकिन लिनलिथगो जो है वो उसको लेने को तैयार नहीं थे, है ना। ही बेसिकली साइडलाइंड कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया। उसके बाद में जर्मनी बहुत तेजी से यूरोप में आगे बढ़ रहा था, टेंशन हुई तो अगस्त ऑफर आया, लेकिन अगस्त ऑफर के जो प्रोविजंस हैं उनसे मुस्लिम लीग को भी दिक्कत थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी, इट वॉज रिजेक्टेड। अब उसके बाद आप क्या देखेंगे यहां पर कि दिसंबर 1941 आते आते सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहले सोवियत रशिया और उसके बाद में यूएसए की एंट्री हो चुकी थी, क्योंकि सोवियत रशिया पे जर्मनी का अटैक हुआ था एंड यूएसए के पर्ल हार्बर नेवल बेस पे जापान का अटैक हुआ था। अब यहां पे दूसरी तरफ जापान जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए सभी टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करते हुए बर्मा को ऑक्यूपाई कर चुका था, जो कि ब्रिटिश कॉलोनी थी। एंड लग रहा था कि कभी भी जापान इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पर अटैक कर सकता है। तो जापानीज फोर्सेस हमारे नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स पे थी। अगर कल को जापान का अटैक होता है तो इंडियन लीडर्स और इंडियन जनता का कोऑपरेशन चाहिए होगा ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और ऐसे में वे किसी भी तरीके के मास मूवमेंट को या मास पॉलिटिकल एक्टिविटी को बेयर नहीं कर सकते थे, उसकी रिस्क नहीं ले सकते थे। तो यहां पे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो बेसिकली ब्रिटेन में लेबर पार्टी से आते थे, ब्रिटिश वॉर टाइम कैबिनेट के मेंबर थे, ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स के लीडर थे, एंड इसी के साथ में आप देखेंगे ही वॉज प्रो इंडियन फ्रीडम। इन्हें भारत भेजा गया कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल्स के साथ में, ताकि वे इंडियन लीडर्स के साथ में, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में नेगोशिएट कर पाए एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडियंस का जो कोऑपरेशन है उसे गेन कर पाए। बट दिस मिशन वॉज ऑल्सो अ फेलियर। ये मिशन भारत में मार्च 1942 में पहुंचा। यहां पे भी डोमिनियन स्टेटस की बात ही की जा रही थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात नहीं। बट हमें यह कहा गया कि हम एक सिंगल इंडियन यूनियन फॉर्म करेंगे जिसको डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा पोस्ट वॉर। हाँ, इस डोमिनियन के पास ये फ्रीडम होगा कि अगर ये जो कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं उसका मेंबर नहीं बनना चाहता या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं बनना चाहता, देन इट कैन विड्रॉ फ्रॉम दैट। उसमें हमें दिक्कत नहीं है। आज हम कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ कंट्रीज का मेंबर हैं, बट आप यहां पे देखेंगे वी आर अ सॉवरेन कंट्री, वी आर एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो आप यहां देखेंगे ये तो पक्का ही आपका यहां पे इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं। द मिशंस प्रपोजल अलाउड प्रोविंसेस द ऑप्शन टू ऑप्ट आउट ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया। अब आप यहां पर देखेंगे कि क्रिप्स मिशन के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई जिसमें सब इंडियंस होंगे। नाउ दिस वाज अ डेवलपमेंट ओवर अगस्त ऑफर ऑफ 1940, जहां पे कहा गया था मेनली इंडियंस। अब यहां पे ब्लूप्रिंट भी दी गई थी कि इन मेंबर्स को किस तरीके से चूज किया जाएगा। कहा गया था कि जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस हैं वहां से ये मेंबर्स जो है इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे, वहां की जो प्रोविंशियल असेंबलीज हैं वे इनको चुन करके भेजेगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड। एंड जो प्रिंसली स्टेट के रूलर्स हैं वे अपने यहां से मेंबर्स को नॉमिनेट करेंगे, है ना, ये बात हुई थी। तो इसके बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है इट वाज नॉट एक्सक्लूसिवली फॉर ब्रिटिश इंडिया। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब ये भी कह दिया गया कि मान लीजिए कोई प्रोविंस है जो सिंगल इंडियन यूनियन का हिस्सा नहीं बनना चाहती, है ना, इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती,
तो वे सेपरेटली ब्रिटिशर्स के साथ नेगोशिएट कर सकती हैं, अपना इंडिपेंडेंट यूनियन फॉर्म कर सकती हैं, एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर सकती हैं। नाउ दिस वाज अगेंस्ट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, है ना। ये जो प्रोविंसेस को राइट टू सेसीड दिया गया था, और आप देखेंगे कि इससे कांग्रेस बहुत ज्यादा नाराज थी, लिबरल्स बहुत ज्यादा नाराज थे, बिकॉज इट वुड हैव लेड टू बाल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया। सो आप देखेंगे दिस इज ट्रू। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं फर्स्ट एंड थर्ड दीज आर नॉट करेक्ट, ओनली टू स्टेटमेंट्स। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी। आप में से कितने लोगों का ये क्वेश्चन सही हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर इनकरेक्ट हुआ है तो आपने कहां सिली मिस्टेक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज बेसिकली क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स दिए हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से, और इनको हमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है। सो आप यहां पे देखेंगे सबसे पहले लिखा है फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, सेकेंड नागपुर सेशन ऑफ आईएनसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 केम इनटू इफेक्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जलियांवाला बाग मैसेकर। अब देखो थोड़ा सा देखते हैं, नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1920, है ना। यहां पे आप क्या देखेंगे, नॉन कोऑपरेशन के प्रोग्राम को रीइटरेट किया गया। कहा गया कि जब तक स्वराज का गोल एंड इसी के साथ में पंजाब एंड खिलाफत रॉन्ग्स को सही नहीं कर दिया जाता है, तब तक हम यहां पे नॉन कोऑपरेशन के प्रोग्राम को चलाएंगे। दूसरा आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसमें एक ओवरहॉलिंग आपको देखने के लिए मिलता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, प्रोविंशियल कमिटीज ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस, मेंबरशिप की फीस रिड्यूस कर दी गई। प्रिंसली स्टेट के लोगों को कहा गया कि अब आप कांग्रेस के मेंबर बन सकते हैं, बट हाँ आप कांग्रेस के नाम पे अपने प्रिंसली स्टेट्स में कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी कैरी आउट नहीं कर सकते। या तो आप ये अपने इंडिविजुअल लेवल पे कीजिए, या वहां पर अगर कोई पॉलिटिकल ग्रुप एक्टिव है तो उसके वाया कीजिए। प्रिंसली स्टेट के रूलर्स को वार्न किया गया कि आप लोगों के वेलफेयर का ध्यान रखें, बी रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल। अगर आप नहीं करेंगे एंड लोग आपके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं तो हमें जिम्मेदार मत ठहराइएगा। तो ये सब आपको देखने के लिए मिलता है। एंड इसी के साथ में कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन में एक मेजर चेंज कि हमारे स्वराज का जो गोल है, जो हमने कैलकाटा 1906 सेशन में अडॉप्ट किया था, उसको पाने के लिए अब हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमें लेजिट लगता है, जो हमें जस्ट लगता है। सो वी विल नॉट बी बाउंडेड बाय ओनली द कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। ये एक मेजर डेवलपमेंट है ना। तो नागपुर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1920। ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका फॉर्मेशन हमें 1919 में देखने के लिए मिलता है। दरअसल आप यहां पे देखेंगे कि जब मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स अनाउंस हुए, और उसके बाद में आप देखेंगे कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो पास हो गया दिसंबर 1919 में। देयर वर लीडर्स जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल के फेवर में नहीं थे, दे बेसिकली वांटेड टू स्टिक टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल। और यहां पर आप देखेंगे कि इन्होंने कांग्रेस से रेजिग्नेशन दे दिया और ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन की फाउंडेशन को रखा। प्रोमिनेंट लीडर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो हैं उनका नाम ध्यान रखना है, वन ऑफ द प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर्स। तेज बहादुर सप्रू जो हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, राइट। तो आप यहां पर देखेंगे कि ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन 1919 में है, टुवर्ड्स द एंड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 दिसंबर 1919 में पास हो गया था, बट आप देखेंगे इट बेसिकली केम इनटू इफेक्ट इन अप्रैल 1921। 1923 1926 के जो जनरल इलेक्शंस हुए, दे वर एज पर दी प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। जलियांवाला बाग मैसेकर 13 अप्रैल 1919, है ना। तो ये तो क्लैरिटी है। अब आपको क्या देखना है, आपको ये समझ आ गया होगा कि ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन 1919 में है, जलियांवाला बाग मैसेकर भी 1919 में है, नागपुर सेशन 1920 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 या मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स जो हैं दे केम इनटू इफेक्ट इन अप्रैल 1921। 2 के बाद 3, 2 के बाद 3 कहां है, यहां है। 2 के बाद 3 कहां है, यहां है। यहां भी 2 के बाद 3 है, यहां भी 2 के बाद 3 है। ओके, अब हमें यहां पे देखना है ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, नागपुर सेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। हम देख सकते हैं नागपुर सेशन 1920 है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया एक्ट ऑफ 1919 1921 में इफेक्ट में आया। जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 में। यानी यहां पे करेक्ट सीक्वेंस में हम 4 2 3 को ढूंढ सकते हैं।
423 यहां तो नहीं है, 423 यहां लग रहा है एंड यहां लग रहा है, यानी सी या डी में से कुछ हमारा आंसर हो सकता है। अब यहां पे कंफ्यूजिंग क्या है ना, अगर आप देखें 4 एंड 3, यानी कि आप यहां देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 अप्रैल 1921 लास्ट में है, जलियांवाला बाग मैसेकर शुरू में है। 2 और 1 का अगर हमें सीक्वेंस देखना है तो नागपुर सेशन बाद में हुआ, ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन पहले फॉर्म हो चुका था, तो 2 बाद में आएगा। डी शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। कुछ गड़बड़ किया क्या हमने? फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन, नागपुर सेशन, ओके, 2, 3, 4 स्टार्टिंग में, okay, 4213, 4213 is D only, yes, 4123, okay. सो यहां पर बेसिकली आप देखेंगे थोड़ा सा हमने गड़बड़ किया है, हमने डिस्कशन सही किया है बट 4123 है ना। तो आप यहां पे देखेंगे सबसे पहले जलियांवाला बाग मैसेकर 4, 1 इज फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन क्योंकि दोनों 1919 में है, फिर नागपुर सेशन एंड फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। तो 4123 सी इज द करेक्ट आंसर। यस। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहां पर हमें मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन के रिस्पेक्ट में 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं और पूछा है मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन इनमें से किससे रिलेटेड है। पहले में लिखा है असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू एनहांसमेंट आफ्टर द बारडोली नो टैक्स कैंपेन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कॉन्फिस्केटेड लैंड्स। सेकंड में लिखा है इंक्वायरी इनटू पेसेंट ग्रीवांसेस अराइजिंग फ्रॉम इंडिगो कल्टीवेशन इन चंपारण। तीसरे में लिखा है इवोल्यूशन ऑफ द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फॉलोइंग परमानेंट सेटलमेंट इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी। एंड लास्ट में लिखा है इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉजेस ऑफ रूरल अनरेस्ट ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन गुजरात। तो आपको यहां पर देखना है द करेक्ट आंसर इज ए। हम देखते हैं बारडोली सत्याग्रह 1928, राइट। और यहां पर दरअसल आप क्या देखेंगे कि बारडोली में यह कहा गया था कि अब हम जो रेवेन्यू की डिमांड है उसको 22% से हाइक करेंगे। यहां के जो किसान हैं उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में, उस समय वे वल्लभ भाई पटेल थे, एंड बारडोली सत्याग्रह के दौरान ही यहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया था। तो आप देखेंगे कि बारडोली के जो किसान हैं वे वल्लभ भाई पटेल की लीडरशिप में डिसाइड करते हैं कि हम ये इंक्रीज्ड रेवेन्यू नहीं देंगे, या तो जो एग्जिस्टिंग रेट है उसे आप फुल एंड फाइनल समझें या आप एक इंडिपेंडेंट कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करें और वो जो डिसाइड करेगा उसके बेसिस पे हम इंक्रीज्ड अमाउंट दे सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सुनने को तैयार नहीं था, तो आप देखेंगे बारडोली सत्याग्रह शुरू हो गया। यहां पे किसानों ने कहा कि हम ये इंक्रीज्ड अमाउंट नहीं देते हैं, राइट। एक सोशल बॉयकॉट कैंपेन भी चल रहा था कि अगर कोई भी ये जो डिसीजन है कि हम इंक्रीज अमाउंट नहीं देंगे इसके अगेंस्ट जाता है तो उसको सोशली बॉयकॉट किया जाएगा। प्रेशर धीरे धीरे बिल्ड होने लगा एंड आप यहां पे देखेंगे कि अल्टीमेटली सरकार ने मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया 1928 में ही। एंड इस कमीशन ने कहा कि किसानों की जो डिमांड है वो सही है, 22% का जो हाइक है रेवेन्यू रेट में ये बेसिकली अनजस्ट है, इट शुड बी ओनली 6.03%। एंड इसी के साथ में किसानों की जो जमीन सरकार के द्वारा हड़प ली गई है वो भी उनको वापस कर दी जाए। आपको ध्यान रखना है मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन, बारडोली सत्याग्रह है ना, दे प्रीडेट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन गुजरात। इंडिगो कल्टीवेशन या चंपारण से वो नहीं जुड़ा हुआ है ना, एंड ना ही आप क्या देखेंगे परमानेंट सेटलमेंट से। दरअसल बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आप देखेंगे रैयतवारी सेटलमेंट था मेजरली, है ना। तो आपको यहां पे ध्यान रखना है कि द ए इज द करेक्ट आंसर। बारडोली सत्याग्रह 1928 इशू क्या था, गवर्नमेंट कह रही थी हम 22% से हाइक करेंगे रेट को, क्योंकि इनको लगता था यहाँ के किसान वेल ऑफ है, इनकी इनकम बहुत अच्छी है और हम जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं वो बहुत कम है। किसानों ने क्या किया, एक यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट किया अंडर द लीडरशिप ऑफ वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी ने भी मोरल सपोर्ट प्रोवाइड किया और आप यहाँ पे देखेंगे कि वल्लभ भाई पटेल की जो लीडरशिप है उसकी वजह से ही उनको सरदार का टाइटल मिला यहाँ की महिलाओं से। इनकी डिमांड थी कि या तो जो एग्जिस्टिंग अमाउंट है उसी को आप फुल एंड फाइनल समझे या एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल को है ना कॉन्स्टिट्यूट करें और वो जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग काम कर लिया जाएगा। प्रेशर
माउंट होता चला गया और आप देखेंगे सरकार ने मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया, जिसने कहा 22% की ये जो है ना 22% हाइक की जो डिमांड है सरकार की, ये अनजस्ट है, किसानों की मांग सही है। यहां पर केवल आपको 6.03% से ही है ना रेवेन्यू रेट को इंक्रीज करना चाहिए, हाइक करना चाहिए। एंड जो भी कॉन्फिस्केटेड लैंड से प्लीज रिटर्न दैट टू द पेसेंट्स। सो दिस वाज द सक्सेस ऑफ बारडोली सत्याग्रह। तो ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। बाकी जैसे मैंने आपसे कहा यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए प्रीलिम्स क्रैश कोर्स बैच का लास्ट लाइव बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें एडमिशंस शुरू हो चुके हैं। लोहरी के ओकेजन पे स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, जहां पे आपको 26% डिस्काउंट मिल रहा है। आप इसका फायदा उठा सकते हैं। डू चेक आउट द वेबसाइट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मॉर्निंग 9 to इवनिंग 6 हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं 1800-890-3043। वे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे देते हैं। एंड इसके अलावा आप देखेंगे आप हमें मेल कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com पर। थैंक यू सो मच। अगर सेशन पसंद आया है तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।